उत्तर मुगल काल के अंतर्गत ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन शासकों के नाम क्रम से याद रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्रम आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो एमए वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है। आप एक बार प्रेम कर लीजिएगा, धोखा खा लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनर पर कभी भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यह कभी भी आपका काट सकता है ना। और मैंने आपको फिर बताया था बहादुर शाह के बारे में, और मैंने यह भी बताया था कि 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह शासन करते हैं। फिर उसके बाद जहांदार शाह आते हैं, फर्रुख सिहर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, है ना, जो शाहजहां सेकंड की उपाधि वगैरह लेते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आ जाएंगे। इनके नाम के पीछे रंगीला लगा हुआ है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि यह नृत्य, संगीत वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि लेते थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे रंगीला लगा दिया गया। फिर अहमद शाह आ जाएंगे, आलम शाह सेकंड आ जाएंगे, शाहजहां तृतीय आ जाएंगे, शाह आलम सेकंड आ जाएंगे, अकबर शाह सेकंड आ जाएंगे। फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनके बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। फिर मैंने आपको औरंगजेब के पुत्रों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको उनके 5 पुत्रों का जिक्र किया था, और मैंने यह भी बताया था कि जो मोहम्मद सुल्तान था उसे जेल में भेज दिया जाता है और वहीं उसको निपटवा दिया जाता है। और इसका एक पुत्र होता है अकबर सेकंड, जो विद्रोह करके दक्षिण की ओर भाग जाता है, और इसका पीछा करते हुए औरंगजेब भी जाता है और कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो इन दोनों का खेला पहले ही खत्म कर दिया गया था। इनके जीवित पुत्रों में जो औरंगजेब के बाद जीवित बचे थे वह 3 थे, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। इन तीनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में कहीं ना कहीं मुअज्जम सबसे आगे निकल जाता है और फिर गद्दी पर बैठता है। लगभग 63 वर्ष, हाँ, लगभग 63 साल के आसपास का ये था, तब गद्दी पर बैठता है। तो आप देख सकते हो कितना बूढ़ा हो गया था। और आप देखोगे उत्तराधिकार के कौन कौन से युद्ध होते हैं। एक होता है जजऊ का युद्ध, और दूसरा होता है हैदराबाद का युद्ध, है ना। हैदराबाद और जजऊ के युद्ध में अपने भाइयों को मारता पीटता है, पराजित करता है, निपटवा देता है, और फिर उसके बाद गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के बाद अपना नाम बदल लेता है। अपना नाम बदल के क्या रख लेता है? बहादुर शाह प्रथम रख लेता है। नाम तो रखा इसने बहादुर, लेकिन बहादुरी का नामो निशान इसके लाइफ में कहीं भी नहीं दिखेगा। और एक उपाधि लेता है शाह आलम की। क्लियर इतनी बातें। और आप देखोगे जूलियाना, जूलियाना को बीबी फिदबा की उपाधि देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिए रहिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए। अब कहोगे जूलियाना कौन थी? तो जूलियाना इसकी पत्नी थी। कौन थी? इसकी पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि जूलियाना इसकी टीचर थी, लगभग 16-17 साल की थी। और ये जो मुअज्जम है ये भी 17-18 साल के आसपास का था। ये टीचर थी, ये विद्यार्थी था, दोनों लोग पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते दोनों लोग आपस में गाना गा लेते हैं, और दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, और प्रेम से फिर पत्नी बन जाती है। इसके आगे भी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं अगर यहाँ पर सुनाता रहूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। और फिर आप देखोगे बंदा बहादुर जी होते हैं, जो सिखों की ओर से विद्रोह करते हैं, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए ये निकलता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। और 1712 ईस्वी में यह अल्लाह को प्यारा हो जाता है ना। तो हमने किसको मार दिया? बहादुर शाह प्रथम को मार दिया। और मैंने अकेले नहीं मारा है, आप सभी ने मिलकर बहादुर शाह प्रथम को मार डाला। आप थोड़ा सा स्टेटस लगा दीजिए, है ना, ताकि लोगों को पता चले कि आपने किसको मार डाला? बहादुर शाह को मार डाला।
आगे देखोगे उसने अमीरों के प्रति एक उदार नीति अपनाई। वैसे देखो, ये जो उत्तर मुगल काल है, आप 10-12 किताब पढ़ोगे तब मैं जितना कंटेंट यहां पर लगा के लाया हूं उतना आपको मिलेगा, वो भी 10-12 किताब पढ़ोगे तब। बाकी बहुत सारी किताबों में बस इन शासकों का नाम ऐसे लिख दिया जाता है क्रम से, बस इसके आगे कोई भी स्टोरी नहीं दी जाती। वो तो कहो मैंने 10-12 किताबों को देखा, उनमें से सारी चीजों को इकट्ठा किया, तब आपके सामने इतना कुछ आया हुआ है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको फिर इसके अंक इधर उधर से ही ढूंढने पड़ते, है ना। तो कई कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि यह उदार नीति अपनाता है, लेकिन किनके प्रति उदार नीति अपनाता है, जब तक आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक आप इसे उदार ही मानोगे। लेकिन यह उदार नीति किसके लिए अपनाता है? अमीरों के प्रति अपनाता है, अमीरों को बड़ा बड़ा भूक्षेत्र दे देता है, और यही चल के आगे मुगलों के पतन का कारण भी बनता है। और मुगलों के पतन का कारण आप देखोगे तो औरंगजेब के काल से ही शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? औरंगजेब के काल से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वह धर्म वगैरह के क्षेत्र में बहुत ही कट्टरता दिखाता था, और जहां कट्टरता होगी फिर विद्रोह वगैरह जन्म लेंगे, और वही आगे चलता रहेगा। कहीं ना कहीं औरंगजेब भी उसके पीछे जिम्मेदार था। किसके पीछे? मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे। और वही बेवकूफी ये लोग भी कर रहे हैं। अब चलो उदार नीति तो अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या जरूरत है उन्हें पसंदीदा क्षेत्र देने का? क्या जरूरत थी? अब भैया बड़ा बड़ा क्षेत्र दे दोगे, वो जो मांग रहे हैं उसको दे दोगे, तो आगे चल के तुम्हें ही तो खतरा आएगा। अब ऐसे में अमीर लोग विद्रोह कर देंगे कि भाई सत्ता पर तो मेरा भी अधिकार होना चाहिए, ताकतवर तो मैं भी हूं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यह भी कारण बन जाएगा, यह भी कारण बन जाएगा मुगल साम्राज्य के पतन में। तो आप पतन में भी ऐसे पॉइंट देख सकते हो। जब कभी आप भविष्य में आगे लिखित परीक्षा दीजिएगा तो ऐसे चीजों को नोट करे रहिएगा। ये आप केवल एमए के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप जब भी इतिहास को पढ़ोगे तब आपके काम यहां आएगा, और इसे नोट करके कहीं पर रख लेना, क्योंकि आप चाहे जब भी जहां भी पढ़ोगे इससे ज्यादा कंटेंट आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आप किताब भी खरीदोगे तो उसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा ही इनके बारे में दिया जाता है, जितने भी उत्तर मुगल कालीन शासक हैं। तो अभी नोट करके रख लीजिएगा, आगे भी काम आने वाला है। आगे देखो, उसकी प्रशासनिक अक्षमता यानी कि अयोग्य शासक था। इसके कारण इतिहासकार इसे साहे बेखबर के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से? साहे बेखबर के नाम से संबोधित करते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट करे रहिएगा। साहे बेखबर की उपाधि, तो साहे बेखबर की उपाधि किसे मिलती है यह भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। और क्यों? प्रशासनिक अक्षमता के कारण। कुछ भी हो रहा है कौनो मतलब ना, कुछ भी हो रहा है कौनो मतलब ना, हर चीज से बेखबर है। जैसे किसी को प्रेम हो जाता है तो प्रेम के नशे में वह इतना अंधा हो जाता है कि और बहुत सारी चीजों को वो देखने से इनकार कर देता है। क्लियर इतनी बातें? और प्रेम का उदाहरण आपने बहुत जगह पर देखा होगा। आपने एक रचना पढ़ी होगी कालिदास जी की, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें देखो शकुंतला जी राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी पागल हो जाती हैं कि सामने आए हुए ऋषि को भी नहीं देख पाती हैं, और ऋषि दुर्वासा गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहते हैं बाबू जाओ, तुम्हें शराप दे दिया, तुम जिसके ख्याल में खोई हो उसी को भूल जाओगी। समझ में आ रही है बात? तो साहे बेखबर था, और साहे बेखबर था तो परीक्षा में ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, खासकर बीए एमए की परीक्षा में तो ऐसे फैक्ट पूछे ही जाने चाहिए। फिर धार्मिक नीति में आप देखोगे तो हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन करता है। सहिष्णुता की नीति को अपनाता नहीं है, नाटक करता है। देखो प्रदर्शन कर रहा है कि हम ही हैं, हम हिंदुओं को बचा लेंगे, हम किसी को मरने नहीं देंगे, हम सबके साथ खड़े हैं। हाँ, ये तो प्रदर्शन किया, लेकिन जजिया कर को समाप्त नहीं किया। तो नाटक ही तो हुआ। प्रदर्शन कर रहा है कि हिंदू भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम जिएंगे हम मरेंगे एक साथ, जिएंगे मरेंगे, और जजिया कर को समाप्त नहीं किया। तो आप समझ ही सकते हो, और इतिहासकार वैसे भी इसे साहे बेखबर का टाइटल दे रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो रहा ही होगा। लेकिन हाँ, कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि यही वह अंतिम मुगल शासक है। कौन? मोहम्मद शाह प्रथम। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ अच्छी बात कही जा सकती है। तो इतिहासकार क्यों कहते हैं, इतिहासकार ही जाने भैया, मैं इतना ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। फिर अगला शासक आ जाएगा आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह लगभग 10 से 11 महीने ही शासन कर पाते हैं, फिर अगला शासक शासक आ जाता है। अब यहां से शुरू होगा कठपुतली शासक। कठपुतली शासक। कठपुतली आपने देखा होगा, ऐसे गुड़िया टाइप की रहती है और धागों की सहायता से उसे नचाया जाता है। तो ये शासक तो रहेंगे, लेकिन जो कमांड रहेगी, जो सत्ता को संभालने वाला रहेगा, वो दूसरा व्यक्ति रहेगा। तो ये सब अब जितने भी शासक आएंगे वह कठपुतली शासक होंगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कठपुतली होने के कारण भी क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन होता है। तो पतन में आप इसे भी शामिल कर सकते हो, पतन में इसे भी शामिल कर सकते हो। आगे बढ़ो। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल राजनीति बदल गई। जो अमीर हैं वह, मैंने कहा ना कि ये अमीर जो है ताकतवर हो जाएंगे, और पीछे आपने इनके बारे में देखा। अब ये जो अमीर वर्ग है यह नृप निर्माता बनेगा, यानी कि राजा बनाने वाले, यानी कि किंग मेकर बन जाएंगे। ये जो अमीर वर्ग है ये क्या बन जाएंगे, किंग मेकर बन जाएंगे। और आप देखोगे बादशाह उनकी कठपुतली बनकर रह गए, यानी कि अब यहां से कठपुतली शासन शुरू हो जाएगा। जहांदार शाह प्रथम कठपुतली शासक था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कठपुतली शासक कौन था, तो आपको तुरंत नाम लेना है जहांदार शाह का। किसका नाम लेना है, जहांदार शाह का। किसके काल में, किसके शासन के दौरान कठपुतली शासक बनना शुरू हो गए, तो जहांदार शाह का नाम आपको तुरंत ही लेना पड़ेगा। आगे, जिसके शासन काल में वास्तविक शक्ति जुल्फिकार वजीर के पास थी, है ना। ये जो जुल्फिकार है, ये जुल्फिकार, इसकी सहायता से ये क्या करता है, गद्दी प्राप्त करता है। किसकी सहायता से, जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त करता है। और जुल्फिकार खां इसका वजीर होता है, और सत्ता की सारी देखरेख, सत्ता की पूरी बागडोर इस जुल्फिकार खां के हाथों में थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। और इस जहांदार शाह की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उसमें आप देखोगे तो उसने मराठों, राजपूतों और अन्य हिंदू सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यानी कि यह क्या कर रहा है, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ो। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। इसी के टाइम पर जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे उनको महाराजा की उपाधि दी गई। बंदा बहादुर और सिखों के खिलाफ दमनकारी रुख बनाए रखा। यानी कि ये दमनकारी रुख जो है पहले से ही आपको दिख रहा है। सिख विद्रोह वगैरह, जाट विद्रोह वगैरह ये औरंगजेब के टाइम से ही चले आ रहे हैं, और आगे बहादुर शाह के टाइम पर भी चल रहा था। तो बंदा बहादुर और सिखों के खिलाफ जो दमनकारी रुख था वह अभी भी बना हुआ था। और मैं पढ़ ही रहा था, कई सारे किताबों में मैंने पढ़ा, आप तो उसमें देखने को मिला कि जो फर्रुख सिहर है वह बंदा बहादुर की हत्या करवा देता है। मैंने कई सारी किताबों को पढ़ा तो उसमें से 2-3 किताबों में मुझे लिखा हुआ मिला कि फर्रुख सिहर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। हालांकि मैं पूरी तरह से इस फैक्ट को सत्य नहीं मान सकता, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि जहांदार शाह ने हत्या करवाया था, कुछ लोग कहते हैं कि फर्रुख सिहर ने करवाया था। तो ये फैक्ट जो है
कंफ्यूजन में हो गया है, आप एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पूरी तरह से प्रामाणिक सत्य मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि फर्रुख सिहर ने ही बंदा बहादुर की हत्या करवाई, और हो सकता है ये आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, है ना। तो अभी आप इसे ही मान के चलिएगा। अब 2-3 किताबों में मैंने पढ़ा है तो सही ही लिखा होगा उन लोगों ने, गलत तो लिखा नहीं होगा। लेकिन मैं कभी कभी जो है किसी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं, मुझे नींद तक नहीं आती। अगर कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है तो मैं जब तक 10-12 किताबों को पढ़ नहीं लेता, 15 किताबों को पढ़ नहीं लेता, जब तक 10-12 किताबों में सही वह फैक्ट ना दिख जाए मुझे, तब तक अच्छा ही नहीं लगता, तब तक चैन ही नहीं आता। तो मैंने 2-3 किताबों में देखा तो ऐसा लिखा हुआ था। आप अब आगे बढ़िएगा। उसने जजिया कर समाप्त करने का आदेश दिया। इसने, जो जहांदार शाह है, जजिया कर समाप्त करने का आदेश तो दिया, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जजिया समाप्त नहीं हुआ है। इजारा प्रथा या राजस्व कृषि प्रणाली शुरू करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। तो आपसे पूछा जा सकता है, इजारा या कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो आपको कहना है जहांदार शाह। क्या कहोगे? जहांदार शाह। इसको भी नोट कर लेना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इससे इसकी आलोचना हुई। फिर इसके बाद इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है फर्रुख सिहर, और फर्रुख सिहर ने इसको जो है निपटा दिया। निपटाने के बाद गद्दी पर बैठ जाएगा। तो अब कहानी हम देखेंगे फर्रुख सिहर की, जो कि 13 से 19 तक शासन करता है। 13 से 19 तक शासन करता है। फर्रुख सिहर शासन करने की अक्षमता और अयोग्य सलाहकारों पर निर्भरता के लिए जाना जाता था। ले भैया, उसने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा की मदद से सिंहासन प्राप्त किया। और आपकी परीक्षा के सिलेबस में देखोगे तो सैयद बंधुओं का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? सैयद बंधुओं का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में आपको ये वाला बिंदु यहां से लेकर यहां तक जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप एकदम अमृत के समान याद कर लीजिएगा। समझ लीजिए आप अमृत का पान कर रहे हैं। किसका पान कर रहे हैं? अमृत का पान कर रहे हैं। और आप इसे जो है ऐसे उतार लीजिएगा, ऐसे जो है अपने दिमाग में छाप लीजिएगा कि सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां जो कि वजीर होते हैं, हुसैन अली खां बरहा जो कि मीर बख्शी होते हैं, इनकी सहायता से कौन गद्दी पर बैठ रहा है? तो फर्रुख सिहर इनकी सहायता से गद्दी पर बैठ रहा है। ये बातें भैया आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि अगर आयोग ने, अगर सिलेबस में कुछ भी चीज लिखा गया है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में इतना 2-3 लाइन समझ लो, बहुत है। उसके द्वारा जजिया कर को और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया। यह भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा था इसके बाद जजिया कर दोबारा शुरू नहीं होगा, है ना। तो पूर्णतः आप देखोगे, अंतिम रूप से देखोगे तो जजिया और तीर्थ यात्रा कर यहां पर फर्रुख सिहर के टाइम पर समाप्त हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई? जो मैं चिल्ला रहा हूं इतनी तेज तेज से, जोर जोर से, समझ में आ रही है बातें? पढ़ के जरूर जाइएगा। और आज आपकी जो चर्चा हो जाएगी, इसके बाद आपके पहले पेपर का लगभग 3 हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, 1 हिस्सा बचेगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग मराठाओं को पढ़ेंगे, हम लोग मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बातें? आप देखोगे 1717 ईस्वी में फर्रुख सिहर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को महत्वपूर्ण व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए और बंगाल के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए सीमा शुल्क में छूट दी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है भैया, नोट कर लीजिए। मृत्यु, सैयद बंधुओं को व्यक्तिगत अधिकार सौंपने को तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण 1719 ईस्वी में इसे निपटा दिया जाता है। सैयद बंधुओं ने कहा होगा कि बाबू ये हाथ मुझे दे दे, इसने कहा होगा कि ना, नहीं नहीं, तुरंत काट दिया होगा, है ना। तो आप देख सकते हो सैयद बंधुओं ने इसको निपटा दिया। आगे अगला शासक आएगा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला का मतलब आप जानबे करते हैं,
नृत्य वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा था, संगीत वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा था, मनोरंजन के क्षेत्र में ज्यादा रुचि ले रहा था। तो सब लोगों ने कहा भैया तुम हो रंगीला। कौन हो भैया? रंगीला हो तुम। मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क चिन किलिच खां और मोहम्मद अमीर खां की मदद से 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं को निपटवा दिया। अब आपसे यह भी पता चल गया आपको कि मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क चिन किलिच खां और मोहम्मद अमीर खां की मदद से ये गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही सैयद बंधुओं को निपटवा देता है कि बाबू तुम फर्रुख सिहर को मार सकते हो, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकते हो, तो हमारे लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकते हो। तो इनकी सहायता पाया और इसको निपटवा दिया। फिर आगे अब ये जो किंग मेकर लोग हैं, इनको जो भी शासक पसंद नहीं आएगा वो हटाते रहेंगे। अभी आप कहानी आगे समझोगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रशासन, उसके शासनकाल में कई राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। जैसे आप देखोगे दक्कन, आप देखोगे अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, बिहार उड़ीसा व हैदराबाद। तो इसके टाइम पर आप देखोगे कई राज्य जो स्वतंत्र होते हैं उनके नाम आपको थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। कौन कौन राज्य अलग हो रहे हैं और लगभग उनके संस्थापक कौन है, ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहां से आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे देखोगे मुगल साम्राज्य की कमजोरी तब उजागर हुई जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। लो भैया नदीरो आ गया नदीरा। अब देखो क्या होता है ना। यहां आप देखोगे तो जो मुगल साम्राज्य है उसकी कमजोरी उजागर हो रही है। क्या हो रही? कमजोरी उजागर हो रही है। लोगों को अब पता चलेगा कि मुगल उगल कुछ भी ना है, ये तो क्या है, ये दूसरों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये लड़ झगड़ कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये खाली अपने भोग विलास में लगे हुए हैं, इनके पास शक्ति उक्ति नहीं है। तो यहाँ मुगलों की कमजोरी काम चोरी जो है उजागर हो जाएगी। और नादिर शाह का आक्रमण कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब भैया यहाँ पर नदीरा आ गया। अब नदीरा क्या करेगा आइए देखते हैं। ईरानी बादशाह नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, को ईरान से अफगानों को खदेड़ने के लिए जाना जाता है। उसने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में निर्णायक जीत के साथ भारत में प्रवेश किया। तो भारत में कब प्रवेश कर रहा है भैया ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो। और इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नोट कर लो, है ना। ये हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। लो भैया मोहम्मद शाह ने कहा कि भैया लो हमारा तलवार ले लो, हम गए। और यही नहीं, इस नादिर शाह के बच्चे ने दिल्ली को लूटा। किसको लूटा? दिल्ली को लूटा। कोहिनूर हीरा चुरा लिया, मयूर सिंहासन वगैरह को जो है लूट कर लेकर चला गया। और ये क्या क्या लूट कर लेकर आ रहा है, कौन कौन समर्पण कर रहा है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मोहम्मद शाह इसके सामने समर्पण कर दिया। इसने दिल्ली को लूटा, कोहिनूर हीरा ले गया, मयूर सिंहासन वगैरह सब कुछ ले गया। तो नादिर शाह के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है अहमद शाह अब्दाली। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी होता है। तो आपसे पूछे कि इस नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको कहना है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अगर आपने पानीपत के तीसरे युद्ध वाला फिल्म देखा होगा तो उसमें संजय दत्त, शायद संजय दत्त थे, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध अगर आपने देखा होगा तो उसमें शायद अहमद शाह अब्दाली का किरदार संजय दत्त जी निभाते हैं। तो आप एक बार देखिएगा, बड़ा खूंखार रोल शायद प्ले करते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने।
अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह के रूप में स्वीकार कर लिया था। ले भैया, जो आलमगीर सेकंड है उनको बादशाह के रूप में स्वीकार कर लिया था और 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को निर्णायक रूप से पराजित किया और 1767 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया भैया? मराठों को, है ना, मराठों को निर्णायक रूप से पराजित किया। और जो इसका अंतिम आक्रमण होता है किसका? अहमद शाह अब्दाली का, वो होता है 1767 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध भी आपको याद रखना है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था ये आपको याद रखना है। और आलमगीर द्वितीय याद कर लो, इसको भी क्या जा रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं, हाँ ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं, चलो भैया याद कर लीजिएगा। आगे आलमगीर द्वितीय, आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे, आपके सिलेबस में शायद नहीं है, एक बार मिला लीजिएगा भैया। नहीं तो मैं इधर बता दूं सिलेबस में नहीं है, आप देखबे ना करो, सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा सिलेबस उठा के। क्लियर? तो सिलेबस में नहीं है तो क्यों इसे पढ़ें? अरे भैया, मुगल काल को हम अंतिम रूप से पढ़ रहे हैं तो एक बार सबको निपटा देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी ही बातें आपको देखने को मिलेंगी इन सब शासकों के बारे में। और आपका एग्जामिनर बड़ा खतरनाक व्यक्ति होता है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इन सब के बारे में बहुत कम ही जानकारियां मिलती हैं। बहुत ब्रांडेड किताब अगर उठाना पड़ेगा तो उसमें शायद ही मिल जाए। अभी मैं आपको एक किताब दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। एक किताब ये है, बड़े पुराने जमाने की है, देखो इसको मैंने किस तरह से बचा के रखा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये देखो इधर, इसको क्या होते हैं जो पांडुलिपियों वगैरह को खा जाते हैं, देखो इसको बहुत सारे जीव जंतुओं ने खा लिया है ना, ये आप देख सकते हो। इसके बाद भी मैंने इसे बचा के रखा है। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं उत्तर मुगल काल के बारे में, तो आप समझ सकते हो नई किताबों में कितना ही क्या ही दिया जाएगा, देख लो। क्लियर है ना? तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जानने में कहा जा रहा है। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध 1757 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल पर कब्जा करना आसान हो गया था। तो इसी के टाइम पर प्लासी का युद्ध हो रहा है और इसके रास्ते कंपनी को फायदा होगा। सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं हाईलाइट वगैरह या महत्वपूर्ण चीजें नोट नहीं कराऊंगा, आपको तैयार कर लेना है बस। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड के बारे में भी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर 1764 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा, लेकिन बक्सर के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह 1772 ईस्वी तक एक ब्रिटिश पेंशन भोगी यानी कि पहला पेंशन भोगी के रूप में इलाहाबाद में रहा। उसके बाद वह मराठा संरक्षण में लौट गया। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर बक्सर प्लासी का युद्ध वगैरह थोड़ा ध्यान में जहन में रखे रहिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। फिर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर होते हैं। अभी मैं इंटरनेट पर देख रहा था, इनके फैमिली के मेंबर अभी भी जीवित हैं। लोग उनसे जाके माइक वगैरह पर बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था। और मैं कोई ऐसी वैसी न्यूज तो देखता नहीं कि भाई ये व्हाट्सएप पे आ गया मैं देख लिया उसी को सत्य मान लिया। व्हाट्सएप पर देखकर मैं बिल्कुल भी कुछ भी सत्य नहीं मानता। मेरे व्हाट्सएप पर तो ऐसी ऐसी चीजें आती पूछो मत। लोगों ने मुझे पता नहीं कहां कहां किस किस ग्रुप में जोड़ दिया है। अलगे उसमें खेला चल रहा है, उसमें अलगे पढ़ाई होता है। अभी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर एक बच्चे ने कमेंट किया कि पृथ्वी गोल है, यह सबको पता है, फिर भी लोग चपटी पढ़ाते हैं। अरे बाबू,
तुम व्हाट्सएप पर पढ़े हो, एक बार किताब उठा के देखो, एक बार किसी प्रोफेसर से जाके पूछो, वो तुमको तमाचा मार देगा, कहेगा कौन बोला तुमको। बेटा छठी की एनसीईआरटी पढ़ो, छठी की, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि पृथ्वी ना तो अंडे की आकार की है, ना तो गेंद की आकार की है, ना ही गोल है, बल्कि पृथ्वी अपने ही आकार की है, जिसका आकार है जियोइड आकार, जिसे हिंदी में भू आभ कहते हैं। तो ऐसी ऐसी मानसिकता के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर पढ़े हुए व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, जिन्हें पता कुछ भी नहीं होता, बस भौंकते रहते हैं, कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और इस पर हमारे कबीरदास जी कहते हैं, जो जाना सो कहा नहीं, जो कहा सो जाना ना। जिसको पता है वो कभी भी नहीं कहेगा, और जिसको नहीं पता होगा वो उछल उछल के कहेगा हम। अभी मार्केट में आप बहुत सारे बाबाओं को देखोगे, कुछ भी नहीं पता होगा, एक एक से बाबा तो ऐसे हैं जो पांचवी छठी पढ़े हुए हैं, और वो बात करते हैं साइंटिस्टों वाले। और उसी में से कई सारे बाबा तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि गाय का गोबर खाइए आपको बच्चा पैदा हो जाएगा, गाय को गेहूं खिलाइए, गेहूं ऐसा खिलाइए जो तुरंत काटा हो, उसको धोइए, पीसिए, आटा बनाइए, फिर खाइए, आपको बच्चा प्राप्त हो जाएगा। हलवा है, मतलब कुछ भी, इंटरनेट पे कुछ भी फेंको, बाबा बन के कुछ भी फेंको। और इसी अंधभक्ति के चक्कर में लोग परेशान हैं, है ना। तो ये अंतिम मुगल शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट था, जो जफर उपनाम से क्या करता था भैया, उर्दू में कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था किस नाम से भैया, जफर नाम से। और आप देखोगे बहादुर शाह, जो 1857 की क्रांति होती है उसमें सभी लोगों ने इन्हें नेता चुन लिया होता है, और ये मना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नेतृत्व स्वीकारते हैं, और उसी के बाद फिर इन्हें रंगून वगैरह भेज दिया जाता है, इन्हें कैद कर लिया जाता है, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए अंतिम मुगल शासक के बारे में। यहां लिख लो, यह भी आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं। तब कहोगे काहे पढ़ा रहे हो भैया, ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, देख लो। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण यह आपके सिलेबस में पूरी तरह से लगा हुआ है। क्या है भैया, पूरी तरह से लगा हुआ है। आप देखोगे इनके पतन के बहुत सारे कारण होते हैं, दो चार कारण तो मैं पीछे ही बताता चला आ रहा हूं। उत्तराधिकार के स्पष्ट नियमों की कमी के कारण उत्तराधिकार के युद्ध हुए। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, युद्ध में बहुत सारा खर्चा लग रहा है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो आगे निकल जाता है केवल वही राजा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नियम बना होता, कोई कानून बना होता कि भैया ये क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा वही राजा बनेगा, उसी का जो है सत्ता पर अधिकार होगा। समझ में आ रही बात। तो नियम कानून अगर बना होता तो भैया उत्तराधिकार का युद्ध ना होता, तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य अभी भी चल रहा होता है ना, कहीं ना कहीं और भी आगे और भी समय तक चल रहा होता। हो सकता अंग्रेज वगैरह जो है बाद में आते, अभी तक हो सकता कहानी कुछ और चल रही होती, है ना। तो जिससे विशेषाधिकार औरंगजेब के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया, तो जो मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होगा वह औरंगजेब के शासनकाल से शुरू होगा और फिर चलता रहेगा। औरंगजेब की नीतियां, औरंगजेब को आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि औरंगजेब धार्मिक रूप से रूढ़िवादी और कट्टर था, है ना। रूढ़िवादिता ने गैर मुस्लिम प्रजा के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया, यानी कि धर्म के मामले में ये कट्टरता दिखाता था। इसीलिए जो गैर मुस्लिम है वो इसके प्रति जो है दंगा वगैरह छेड़ देते हैं, विद्रोह छेड़ देते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जाट है आपका, मराठा हो गए, और कौन था आपको मैंने पीछे बताया था, एक बार देख लीजिएगा। आर्थिक तनाव और प्रशासनिक अक्षमता,
आपको देखने को मिलेगा आर्थिक तनाव भी हो रहा है, प्रशासनिक अक्षमता भी हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कौन है, शासक, कठपुतली शासक, कठपुतली, कठपुतली शासक। और आर्थिक तनाव में आप देखोगे औरंगजेब दक्षिण की ओर निकल जाता है और बहुत सारा जो है धन लुटा देता है। और कहीं ना कहीं ये जो शासक होते हैं उत्तर मुगल काल वाले, ये भी अमीरों वगैरह को बड़ी बड़ी जागीरें दे देते हैं, उनके मनपसंद का भूमि वगैरह दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में भी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस जाती है। तो भैया ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनका तो पतन होना ही होना है, अनिवार्य शर्त है ये। और आप देखोगे एक ठो होता है शाहजहां। शाहजहां देखो बड़ा बड़ा निर्माण कार्य करवाता है, दिल्ली बनवाता है, आगरा बनवाता है ना, ताजमहल और लाल किला। शासन तो इनका बड़ा हो गया, क्षेत्र तो इन्होंने बहुत ज्यादा विस्तारित कर लिए, लेकिन संभालने वाला ही सही आदमी नहीं मिल पाया। तो ऐसे में जो है सब तितर बितर हो गया। हमारे गांव वगैरह में कहते हैं छितरा दीस, सब छीट दीस, छीट बोय दीस। तो वही हाल इसका हुआ। समझ में आ रही है ये बातें? हाँ, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा भैया। विदेशी आक्रमण और आंतरिक संघर्ष। आपने देखा होगा नादिर को, नादिर आता है कितना विध्वंस मचाता है, अहमद शाह अब्दाली आता है कितना विध्वंस करता है, जिससे वित्तीय तनाव और बढ़ गया, भ्रष्टाचार और आंतरिक कलह ने प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया। तो विदेशी आक्रमण में ये सारी चीजें आप देख सकते हो, इसलिए मैंने पीछे आपको ये सारी बातें पढ़ा दिया था। स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। मैंने आपको पीछे कई बार बताया कि ये सब बड़ी बड़ी जागीरें दे रहे हैं। अब जब बड़ी बड़ी जागीरें देंगे, उनके पास शक्ति खुद आ जाएगी, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ राजा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हमारे पास शक्ति है, हम राजा को निपटा देंगे और शासन करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संघर्ष भी चल रहा था। आप देखोगे 18वीं शताब्दी में हैदराबाद, बंगाल और अवध जैसे लगभग स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसने साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया। मराठा मुगल सत्ता को चुनौती देने वाले एक बड़े साम्राज्य के महत्वाकांक्षाओं को पोषित करते हुए पश्चिमी भारत में एकजुट हो गए, यानी कि मराठा भी इनके लिए खतरा हो गए। और यहाँ हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया और अवध हो गया। तो जो स्वतंत्र राज्य भी बन रहे हैं वो भी इनके लिए खतरा हो गए, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। फिर आप देखोगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है, जिसमें आप देखोगे ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के उदय से नई राजनीतिक संस्थाओं का आगमन हुआ, जिससे अनेक चुनौतियां पैदा हुई।